नमस्कार। क्लास 12th के लिए हिंदी अनिवार्य का एक इम्पोर्टेंट पेपर है प्रथम परख यानी फर्स्ट टेस्ट, जो कि आपके 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। उसके बाद में हम देखेंगे अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न। ये हमारा इस श्रृंखला का हिंदी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसके वीडियोस भी हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे मिलेगी पीडीएफ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? क्या कारण है कि कवि हताश और दुखी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देना है आपको इसमें से कौन सा आंसर राइट है। पहला है पत्नी से तलाक होने के कारण। ऑप्शन दूसरा है प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण। ऑप्शन सी है संतान सुख से वंचित होने के कारण। और ऑप्शन डी है परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना है, और इसमें इसका सही जो आंसर है ना, वो कवि बताता है कि परिवार से बिछुड़ने के कारण कवि जो है वो हताश और दुखी है, क्योंकि परिवार उसके घर पर कवि का इंतजार करने वाला कोई नहीं है, और वो हताश, निराश और दुखी हैं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, है ना। प्रत्येक आंसर आप अपना कंफर्म करते जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है। दूसरा लिखा है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? ऑप्शन 1 है सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी। ऑप्शन 2 है समाचार और खेल। ऑप्शन सी है दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए। और ऑप्शन डी है नए और पुराने कार्यक्रम। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ है, दर्शक और अपाहिज दोनों को जो है वो रोते हुए दिखाना चाहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। दोनों को वो रोते हुए दिखाना चाहता है। हालांकि वो इस स्पष्ट रूप से ये दिखाने का प्रयास नहीं करता है, मतलब कहता नहीं है कि हम जो है वो दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं, बट उसका उद्देश्य यही था कि वो दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है। नाम तो देते हैं वो सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य कुछ और होता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? ऑप्शन 1 बात सीधी थी पर कविता से लिया गया ये प्रश्न है। ऑप्शन 1 है खिलौने से। ऑप्शन 2 है पेच से। ऑप्शन 3 है बच्चे से। और ऑप्शन 4 है भाषा से। तो प्रश्न क्या है कि बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? तो कवि के साथ बात जो है वो एक बच्चे के समान खेल रही थी। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि बात जो है कवि के साथ एक बच्चे के समान खेल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन 1 है रघुवीर सहाय। ऑप्शन 2 है रघुवीर सिंह। ऑप्शन 3 है रघुवीर प्रसाद। और ऑप्शन 4 है रघुवीर प्रकाश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 रघुवीर सहाय इस कविता के कवि हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी कवि और उनके जो कवि हैं, जितने भी कविता हैं और उनके कवि हैं, उनके नाम जरूर याद करिएगा। आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सप्रसंग व्याख्या करोगे, वहाँ पर जो सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है उसमें भी ये दोनों चीज़ें लिखनी होती हैं। इसी तरीके से गद्य में भी जो प्रत्येक पाठ है और उसके पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियोस हैं, इन सब की पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा अगर प्ले स्टोर पे जाकर के आप डायरेक्ट लिखेंगे एजुकेशन राइज, तो वहाँ पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने है ना, माँ सरस्वती की तस्वीर वाला ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर वाली जो ऐप आपके सामने ओपन होगी एजुकेशन राइज की, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमने क्लास 12 के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। उन कोर्सेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सभी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5वां प्रश्न है मुझसे मिलने को कौन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है? गीत का ये प्रश्न उर में क्या भरता है? उर का मतलब होता है हृदय में। तो कवि क्या कहता है
कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूँ। तो इसमें कवि क्या कहता है कि कवि के हृदय में, कवि के उर में क्या भरता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता से लिया गया ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है शिथिलता भरता है, ऑप्शन बी है चंचलता भरता है, ऑप्शन सी है विहलता भरता है, या फिर आश्चर्य भरता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो ये जो भाव है ना, कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये उसके हृदय में विहलता भर देता है। विहलता मैंने व्याकुलता, व्याकुलता भर देता है ना, कवि के हृदय में, उसके उर में। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से टेलीग्राम पर, जहां पर आपको हमारे पीडीएफ भी मिलेगी। उसके अलावा हमारे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके परीक्षा से रिलेटेड, और हमारे जो अपलोडेड जो वीडियोस होते हैं उससे रिलेटेड, और मॉडल पेपर से रिलेटेड, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारे ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो में दिया हुआ है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जहाँ पर हम भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य आदि आदि, है ना। अलग अलग डेज अल्टरनेटिवली हम पढ़ते हैं। तो अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और शाम को रोजाना 8:30 बजे लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है लाइव क्लास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पंक्ति में कौन सा बिंब है, बिंब कौन सा है। अलग अलग बिंबों की बात हुई है। जो पतंग कविता है जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा है, उस कविता में अलग अलग भिन्न भिन्न बिंबों का प्रयोग जो वो कवि ने किया है। तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना, इसमें कौन सा बिंब है, दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है, स्पर्श बिंब है, या फिर ग्राह्य बिंब है, आप बताइएगा, है ना। मृदंग की तरह बजाना, अब बजने वाली चीज़ तो कानों में सुनाई देती है, तो इसीलिए ये हो गया श्रव्य बिंब। तो याद रखिएगा, इसमें श्रव्य बिंब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, 7वां प्रश्न है, पतंग कविता में शरद को क्या माना गया है। पतंग जो कविता है उसमें शरद को क्या माना गया है। ऑप्शन ए बालक माना गया है, ऑप्शन बी साइकिल माना गया है, ऑप्शन सी पतंग माना गया है, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन एक, पतंग कविता में शरद ऋतु को बालक माना गया है, ठीक है, बालक माना गया है। और वो नई चमकीली साइकिल पर सवार होकर के जोर जोर से घंटी बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जो है वो भरपूर कवि ने यहाँ इस कविता में किया है। तो सही जवाब रहेगा कि शरद को पतंग कविता में बालक माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे। हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता से लिया गया ये प्रश्न है, और यहाँ पर हम जो शब्द आया है ये दूरदर्शन वालों के लिए आया है। तो वो कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे क्या। ऑप्शन एक, हम अशक्त और अज्ञानी हैं, ऑप्शन बी है हम बेकार और बेकरार हैं, ऑप्शन सी है हम समर्थ और शक्तिवान हैं, और ऑप्शन डी है हम अपंग और लाचार हैं। तो अब अपने आप को वो सर्वशक्तिमान मानते हैं, है ना, दूरदर्शन वाले। तो वो कहते हैं कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं, हम समर्थ और शक्तिवान हैं, हम एक अपाहिज को, एक अपंग को बंद कमरे में लाएंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, प्रत्येक चैप्टर के अगर आप नोट्स चाहते हैं, और इसके अलावा आप लाइव क्लास भी चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ ही साथ प्ले स्टोर पर भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 5 स्टार रेटिंग का हमारा ऐप, ज़रूर उसे डाउनलोड करिएगा और उसका उपयोग कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास, पंक्ति में बच्चों की कौन सी विशेषता पर बल दिया गया है। ऑप्शन एक उनकी कोमलता पर, ऑप्शन बी है निर्मलता पर, ऑप्शन 3 है सहजता पर, और ऑप्शन 4 है कठोरता का। तो कौन सी विशेषता पर बल दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक, बच्चों की कोमलता पर जो है वो बल दिया गया है ना। जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास, कपास जो कि मुलायम होती है, कोमल होती है, और यहाँ पर जो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी कोमलता को दर्शाने के लिए कवि ने कपास शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो सही उत्तर जो है वो इस प्रश्न का है ऑप्शन एक, कोमलता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, पतंग कविता में पतंग की तुलना किससे की गई है।
ऑप्शन 1 पक्षियों से, ऑप्शन 2 है तितलियों से, ऑप्शन 3 है मनुष्यों से और ऑप्शन 4 है बच्चों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 2 तितलियों से। कवि ने इस कविता में पतंग की तुलना कवि ने तितलियों से की है, ठीक है, क्योंकि तितलियां भी हल्की होती है, पतंगें भी हल्की होती हैं, तितलियां भी रंग बिरंगी होती हैं, पतंगें भी रंग बिरंगी होती हैं, तितलियां भी आसमान में उड़ती हैं और पतंगें भी आसमान में उड़ती हैं। कई सारी समानताओं के कारण जो है वो कवि ने तुलना जो है वो पतंग की तितलियों से की है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? आत्म परिचय कविता से लिया गया ये प्रश्न है। कवि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना, और मैं फूट पड़ा जिसको तुम कहते हो बनाना। क्या बनाना? छंद बनाना, कि बहाने बनाना, कि अभिनय करना, या फिर आंसू बहाना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 छंद बनाना। कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा इसको तुम कहते हो छंद बनाना, है ना। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए छंद बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? दिन ढलने के साथ ही बच्चे खिड़की से झांकने लगे होंगे, छत से झांकने लगे होंगे, दरवाजों से झांकने लगे होंगे, या फिर नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी नीड़ों से झांक रहे होंगे, ठीक है। कवि कहता है कि नीड़ों से झांक रहे होंगे बच्चे, प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सही जवाब रहेगा नीड़ों से। नीड़ों का मतलब होता है घोंसलों से झांक रहे होंगे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है शरद आया को पार करते हुए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। शरद किसको पार करते हुए आगे बढ़ा? शरद यहाँ पर शरद ऋतु की बात हो रही है और शरद को बालक माना गया है, तो वो किसको पार करते हुए आगे बढ़ रहा है? ऑप्शन 1 है नदियों को पार करते हुए, ऑप्शन 2 है पुलों को पार करते हुए, ऑप्शन 3 है झरनों को पार करते हुए, और ऑप्शन 4 है पहाड़ों को पार करते हुए। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2 शरद आया पुलों को पार करते हुए, ठीक है। लिखेंगे शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए, बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए बुलाते हुए। 14वां प्रश्न है कविता में मृदंग की आवाज़ किसे कहा गया है? मृदंग की आवाज़ से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 है बच्चों की पदचाप यानी पैरों की आवाज़, ऑप्शन 2 है पत्तों की सरसराहट, ऑप्शन 3 है बिजली की गर्जना, और ऑप्शन 4 है घंटियों की आवाज़। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बच्चों की जो पदचाप है। बच्चे जब छतों पर पतंग उड़ाते समय दौड़ते हैं तो उनके दौड़ने की वजह से छतों से जो आवाज़ें आती हैं, धम धम की आवाज़ें, वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं और ऐसा लगता है कि सभी दिशाएं जो है वो मृदंग की तरह बज रहे हैं, मृदंग की आवाज़ निकल रही है। मृदंग वैसे एक वाद्य यंत्र होता है जिसे ढोलक के समान एक वाद्य यंत्र होता है जिसे पीट करके बजाया जाता है। तो इसे यहाँ पर बच्चों की जो पदचाप है, पैरों के दौड़ने से जो आवाज़ निकलती है छतों की, उसे कहा गया है मृदंग की आवाज़। तो दोस्तों हमने अभी तक किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और आगे हम करेंगे कुछ लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15वां, पतंग कविता के आधार पर पतंग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे पतंग की विशेषताएं बतानी है, लेकिन ध्यान रखिएगा पतंग की वही विशेषताएं आपको बतानी है जो इस कविता में बताई गई हैं। अपनी तरफ से आपको कुछ भी इसमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है कवि ने कि पतंग कविता के आधार पर, तो आपको कविता के आधार पर ही सारी की सारी विशेषताएं बतानी है। परीक्षा में भी ध्यान रखिएगा, बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में सही लिख करके आता है, लेकिन जो पूछा गया वो नहीं लिखता और अपना ज्ञान वहाँ पर जो है वो उड़ेल देता है और फिर नंबर नहीं आते। तो बच्चे कहते हैं हमने तो अच्छा लिखा था पर नंबर नहीं आया। तो आपने अच्छा लिखा, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा था उस बात का ध्यान रखते हुए आपको जो है वो आंसर देने हैं। हमारे साथ पिछले साल जिन भी बच्चों ने तैयारी करी थी, जो हमारे साथ लगातार साल भर साथ में रहे, उन बच्चों के 85, 90%, 95%, 96 और 98% तक बच्चे पहुंचे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा और इसी तरीके से हमारी श्रृंखला साल भर चलती रहेगी, क्लासें साल भर चलती रहेगी और आप हमारे साथ बने रहते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप 95+ नंबर प्राप्त करोगे एग्जाम में। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। आपको लिखना है कि पतंग कविता में कवि ने शरद ऋतु में आसमान में उड़ने वाली पतंग
पतंगों का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की और दुनिया की सबसे रंगीन चीज़ है। वह दुनिया के सबसे पतले कागज़ से बनी है। उसमें बाँस की सबसे पतली कमानी लगी हुई है। बच्चे उसे आसमान में उड़ाते हैं। बहुत हल्की और नाजुक होने पर भी वह आसमान में खूब ऊंचाई तक उड़ती है। तो ये पतंग कविता के आधार पर हमने पतंग की विशेषताएं बता दी। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कथन से कवि का क्या आशय है। आत्मपरिचय कविता से ली गई ये पंक्तियाँ। हरिवंश राय बच्चन साहब यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं जो है जग के बारे में कभी नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। मैं लोगों के बारे में कि मुझे क्या करना है, मुझे किसकी चापलूसी करनी है, मुझे किसके बारे में लिखना है, मैं कभी इस बात का ध्यान नहीं रखता। कारण क्या है कि संसार जो है ये स्वार्थी है, जगत स्वार्थी है। अगर उसे लगेगा कि उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तभी वो आपका समर्थन करेगा। तो कवि इस बात में विश्वास नहीं करता है। कवि त्याग और निस्वार्थ प्रेम के आदर्श में विश्वास करता है और संसार का आचरण उससे भिन्न है। संसार का आचरण है स्वार्थी, जबकि कवि का आचरण है त्याग और निस्वार्थ प्रेम। तो इसीलिए कवि यहाँ पर यह कहता है कि मैं जग का ध्यान कभी नहीं करता हूँ, मैं मन का गान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो मेरे मन में जो भाव हैं मैं केवल उन्हें व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां और प्रश्न यह है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने घर की ओर लौटने में शिथिल और अनुत्साहित क्यों है। कवि जब घर लौटता है तो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से कवि शिथिल हो गया, उसके पाँव, उसके हृदय में विहलता भर गई, उसके पाँव जो है वो शिथिल पड़ गए, क्या कारण था ऐसा। तो कवि यहाँ पे क्या कहता है कि दिन ढलने पर कवि तेजी से घर लौटता है, लेकिन उसे याद आता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। यह सोच करके वह अपने कदमों की गति शिथिल कर देता है और उसके हृदय में विहलता का भाव आ जाता है। जबकि इससे पहले वाले पद में कवि ये कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। तो चिड़ियों के हृदय में जब ये भाव आता है कि हमारे बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो भाव उनके परों में और चंचलता भर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कवि कहता है कि मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूँ, घर पर कोई भी मेरा इंतजार करने वाला नहीं है। तो ये बात सोच करके उसकी गति शिथिल हो जाती है, उसके पाँव ढीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां। प्रश्न है कि फूल कविता की किस विशेषता को नहीं जानता है ना। कविता के बहाने कविता से लिया गया ये प्रश्न है। तो कवि क्या कहता है कि फूल जो है वो कविता की किस विशेषता को नहीं जानता। देखो फूल का काम होता है खिलना, और यहाँ पर कवि ने भी कविता को भी जो है वो खिलना, उसके खिलने की विशेषताओं के बारे में बताया है। तो कवि क्या कहता है कि जब तक फूल खिलता है उसकी सुगंध उसके आसपास तक फैल जाती है, लेकिन जैसे ही मुरझाता है तो मुरझाते ही उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है। बात करते हैं कविता की। कविता भी खिलती है, कविता भी विकसित होती है और कोई भी पाठक किसी भी युग में कविता का आनंद ले सकता है। लेकिन ये तो दोनों की समानता हुई, फूल की और कविता की, कि जिस तरीके से फूल खिलता है उसी तरीके से कविता भी खिलती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि फूल तो थोड़े समय के बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है ना। फूल यह नहीं जानता कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, यानी पुरानी नहीं पड़ती है, और वो तो हमेशा सदैव इसी रूप में बनी रहती है, सरस बनी रहती है। लोगों को या पाठकों को या जो पढ़ने वाले हैं, जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, उनके हृदय में आनंद का जो है वो विकास करती रहती हैं। तो इसीलिए फूल क्या जाने कविता का खिलना, फूल क्या जाने कविता का खिलना। तो दोस्तों ये हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर लिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इसकी PDF के लिए आप हमारा चैनल जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इसी के साथ साथ आप हमारा एप्लीकेशन जो है एजुकेशन राइज उसे डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हमारे सभी वीडियोस की PDF विभिन्न कोर्सेज में आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।